बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान अहमद, और आज का हमारा टॉपिक है न्यू डायमेंशंस इन द लीगल एजुकेशन इन पाकिस्तान। और इसी टॉपिक पे आज हमने बात करने के लिए जिन गेस्ट को दावत दी है वो हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्रोफेसर ऑफ लॉ एट कायद अज़म लॉ कॉलेज, और साथ ही साथ आप हैं लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन लाहौर हाई कोर्ट बार के 20 to 21। तो मैं शो में वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर नफ़ीर मलिक साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच सलमान। सर मैं बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा ताकि हमारी पब्लिक के लिए हम एक ग्राउंड सेट कर दें, ताकि वो उनको इस सारे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जो आगे हम बात करना चाह रहे हैं। तो सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो लीगल एजुकेशन है ये ओवर द टाइम कैसे इवॉल्व हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सलमान कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपके हवाले से मैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है लीगल एजुकेशन की वो आपके ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। प्रीवियसली लॉ पाकिस्तान में 2 साल का होता था आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसको पहले साल को FEL कहते थे और दूसरे साल को LLB कहते थे। तो हम लोगों ने जब लॉ किया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से, इट वाज 2 years program. Thereafter it was 3 years program after graduation, and now since last 2 years it is 5 years program after intermediate or A level. Then it will not be out of place to mention here कि पहले उर्दू और इंग्लिश दोनों में पेपर देने की इजाजत होती थी, अब सिर्फ इंग्लिश में पेपर दिए जा सकते। थर्ड, अभी 2 साल से पहले हमारे पास 375 सीट्स होती थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल एक कैप लगा दी है कि एवरी लॉ कॉलेज कैन एनरोल ओनली 100 स्टूडेंट्स। फिर एक नई बात इसमें लेट लॉ एडमिशन टेस्ट आ गया कि जिस कैंडिडेट ने भी किसी भी लॉ कॉलेज में दाखिला लेना है तो वो लेट पहले क्लियर करेगा, ओनली फिर वो एलिजिबल होगा टू टेक एडमिशन। देन प्रीवियसली इवनिंग क्लासेस भी होती थी, लेकिन अब इवनिंग हो गई, सिर्फ मॉर्निंग और एज लिमिट भी रखी गई, एंड दैट इज 24 years। सो मुख्तसरन आपकी बात का जवाब ये है कि पहले 2 साल का लॉ, फिर 3 साल का, अब 5 साल का, अब सिर्फ मॉर्निंग में, और उसके बाद दिस इज द बैकग्राउंड। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर में लॉ होता, फिर 1987 से प्राइवेट सेक्टर में लॉ इंट्रोड्यूस हो गया। सो एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब या कंसर्न यूनिवर्सिटीज, तो प्राइवेट सेक्टर में जब लॉ इंट्रोड्यूस हुआ तो कायदे आजम लॉ कॉलेज जहां मैं बैठा हूं ये पहला लॉ कॉलेज था विच वाज एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। सो प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर में। ठीक। अच्छा सर, इससे यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन बनता है कि इतने ज़्यादा सिस्टम्स जो आपने बताए हमारे यहाँ पे कि हमारे पास LLB 5 years प्रोग्राम है जो एनुअल सिस्टम है, उसके अलावा फिर हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं जिसमें 5 years प्रोग्राम तो है बट वो सेमेस्टर सिस्टम में चल रहा है, और इसी के साथ साथ हम एक्सटर्नल डिग्रीज़ के भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। और इससे पीछे अगर हम चले जाएं कुछ 2 साल पहले तो हमारे पास 3 years वाला BLLB वाला प्रोग्राम भी था। तो क्या इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी और वेरियस सिस्टम्स जो से हैं, क्या ये स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन का बायस नहीं बन रहा? मेरे ख्याल में कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिग नो, कैपिटल नो। इस वजह से कि जो सेमेस्टर सिस्टम है वो तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का है या लम्स वगैरह का है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एनुअल सिस्टम है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि
पैरेलल 2 सिस्टम है. जहां तक आप लंदन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोग्राम विच इज अ पॉपुलर प्रोग्राम, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्री, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान में मैट्रिक सिस्टम भी है और ओ लेवल भी है. सो ये तो डिफरेंट चॉइसेस दे रहे हैं. मॉडर्न एज के साथ आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं कि अल्टीमेट आपका गोल क्या है. अगर आपने जिस तरह ओ लेवल करना है, ए लेवल करना है, या मैट्रिक करना है, एक्सटर्नल करना है, तो दैट इज अ गुड डिग्री. यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, दैट इज अ गुड डिग्री. वो 5 इयर्स में करना चाहते हैं आप तो उधर आ जाएं. अगर आपने 3 इयर्स में करना है, एक्सटर्नल में आ जाए, तो कोई कंफ्यूजन कतई नहीं है. बल्कि ये ज्यादा अच्छा है कि अब कैंडिडेट को ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, और वर्ल्ड वाइड यही सूरत हाल है. तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है, सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है. एग्जैक्टली. ठीक. तो बेसिकली हम इससे ये अज्यूम कर लें कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, जो हम जब प्रैक्टिस में जाते हैं, तो उस पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता. आप कोई सा भी प्रोग्राम चूज कर सकते हैं अपने मुताबिक. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक कंसर्न बार काउंसिल ने एक टेस्ट भी लेना है. तो अगर आप एक्सटर्नल एलएलबी करते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में करते हैं, या एनुअल सिस्टम में करते हैं, अल्टीमेटली जब आपके पास एलएलबी की डिग्री आ जाती है, तो आपने अगर प्रैक्टिस करना है तो आप बार काउंसिल से रजू करते हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह है वो देते हैं, इंटरव्यू है वो देते हैं. अगर आपने एलएलएम करना है या बैरिस्टर बनना है, बार एट लॉ करना है, तो आप अब्रॉड हैं. और अब तो पहले बड़े कम परसेंटेज होती थी, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स दे गो अब्रॉड फॉर देयर एलएलएम डिग्रीज, या बार के लिए वो लोग बाहर चले जाते हैं. अपने अपने सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज की बात है. लेकिन जहां तक ये बात है कि कंफ्यूजन, नॉट एट ऑल. इट इज जस्ट मोर ऑप्शंस नाउ अवेलेबल, जो कि प्रीवियसली अवेलेबल नहीं होती थी. मैं तो इसको बहुत मुस्बत अंदाज में देखता हूँ. इट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन द लीगल एजुकेशन इन पाकिस्तान. ठीक सर. अच्छा, तो इससे एक जो मुझे पर्सनली फील, जो मैंने अपनी ड्यूरिंग स्टडीज ये चीज़ देखी, नोटिस की, और टीचर्स को भी अक्सर कंप्लेन करते हुए देखा, कि जो से लोकल लोकल प्रोग्राम के हमारे स्टूडेंट्स हैं एलएलबी के, वो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ गाइड्स तक ही महदूद रह गए हैं? क्योंकि एनुअल सिस्टम में सिर्फ एंड में आके गाइड्स के थ्रू चंद सवालात तैयार करके एग्जाम के लिए चले जाते हैं. तो क्या ये बात दुरुस्त है? मैं इसको डिनाई नहीं कर. ठीक है, देयर आर स्टूडेंट्स जो साल के एंड पे गाइड या कीज बुक्स लेके और 18 सवालों को पैरेट स्टाइल में, या जिसको रट्टा हम कहते हैं, रट्टा लगा के एलएलबी कर लेते हैं. लेकिन वो एलएलबी की डिग्री प्रैक्टिकली उनके लिए यूजफुल नहीं है. और किसी भी लॉ कॉलेज, अच्छे लॉ कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो गाइड्स को डिस्करेज करते हैं. मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि मैं काफी अरसे से, आई हैव गिवन माय डेकेड्स टू लीगल एजुकेशन. मैं अपने किसी स्टूडेंट के हाथ में कोई गाइड या की बुक देखता हूँ तो मैं प्रैक्टिकली सारी क्लास के सामने फाड़ के उसको परे कर देता. फिर हम लोग जो मंथली टेस्ट वगैरह लेते हैं, एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, असाइनमेंट वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, वो सारे के सारे वो चीजें हैं कि वो गाइड में से मिल सकती ही नहीं. सो अगर आपने प्रैक्टिकली प्रोफेशन में अपना अच्छा नाम बनाना है, तो ये गाइड्स और कीज ये अच्छी चॉइस नहीं है. लेकिन आपकी बात ठीक है कि ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जगह नहीं बना पाते. ठीक. तो इसी से एक और ज़िमनी सवाल यहाँ पे एक बनता है कि जो जो हमारा ये वाली लॉट है स्टूडेंट्स की जो गाइड से पढ़ते हैं, क्या यहाँ पर हमारे एजुकेशनिस्ट के हद तक फेलियर नहीं है कि वो उनको प्रॉपरली स्टैट्यूट्स या बुक्स की तरफ नहीं ला सके और सिर्फ गाइड्स तक ही वो रहे, और अल्टीमेटली वो जब फील्ड में आते हैं तो दे प्रूव टू बी अ फेलियर? यू आर वेरी राइट. आपकी बात का जवाब ये है कि टू मी
50% job of a teacher is not to teach. 50% job of a teacher is to motivate. So it is never the gun which matters. It is always man behind the gun which matters. अगर टीचर अच्छा है तो वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके उनको गाइड से कमेंट्री वाली बुक्स की तरफ ले आएगा, असाइनमेंट वर्क भी करवाएगा, उनको गूगल से या जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहां से लेटेस्ट मटेरियल भी वो ले आएगा। और अब एक और चेंज आ गई हुई है, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चेंज, कि प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो हैं, यहाँ चूंकि लोग ज्यादा फीसें पे करते हैं तो वो खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो पहले महीना डेढ़ महीना के बाद स्टूडेंट्स उस पेस पे या उस डगर पे आ जाते हैं कि गाइड सेट छोड़ के अच्छा टीचर वो है, अच्छा कॉलेज वो है जो हेल्दी कंपटीशन जो है ना वो क्रिएट करते हैं क्लास में। तो गाइड्स वगैरह से हट जाके उनको ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी या इंग्लिश बुक्स या इंडियन बुक्स या पाकिस्तानी अच्छे राइटर की बुक्स उनकी तरफ ले आते हैं। इट इज नॉट अ फेलियर, नॉट एट ऑल, इट इज नॉट अ फेलियर। अगर वो कहता है सम टीचर से कि जी मैं स्टूडेंट्स को गाइड से नहीं हटा सका, तो मैं कहूंगा वो टीचर दैट इज गलती उस टीचर के पार्ट पर है, इंप्रूवमेंट उस टीचर में आनी चाहिए। स्टूडेंट बेचारा तो एक क्लीन स्लेट है, उस पर जो लिख देंगे वो ठीक वैसे ही मोल्ड हो जाएगा। सो ये तो कोच पर है, टीचर पर है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड से हटाए, और स्टूडेंट्स गाइड से हट जाते हैं। आप पिछले सालों के सारे रिजल्ट जो यूनिवर्सिटी के उठा के देख लें, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पोजीशंस ली, जिन्होंने पीसीएस जुडिशियल करके आज जजेस के तौर पे काम कर रहे हैं, जो एलएलएम में हैं, जो सीएस, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट वर्क वगैरह किया हुआ था। वो गाइड वाले जो हैं वो सारे तो फट्टे वाले वकीलों में एक और वकील का इजाफा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो गई हुई हैं, और अब पेरेंट्स भी, उनका कंसर्न भी अच्छे लॉ कॉलेज में जाएं, और स्टूडेंट भी, आज का स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मुझे कभी से कंप्लेंट नहीं हुई। अगर आप उसको बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, गाइड करें, काउंसलिंग करें, तो वो गाइड साइड के नजदीक नहीं जाएगा, उसको अपना फ्यूचर ज्यादा अजीज है। ठीक ठीक सर। अच्छा सर यहाँ पे एक और मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि हमने इस सिस्टम की तो बात की कि यहाँ पर ये इश्यूज हैं और गाइड्स का, इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए एक जो आई पर्सनली फील कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं आपकी भी राय इसमें लेना चाहूँगा कि बाकी डिग्रीज में जो सी होती हैं, फाइनल ईयर में जाके कुछ स्पेशलाइजेशन होती है किसी चंद सब्जेक्ट्स में, फिर उसके अलावा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं या थीसिस सबमिट करवाना होता है या रिसर्च पेपर सबमिट करवाना होता है, जबकि एलएलबी में हम इस चीज़ को नहीं पाते। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फाइनल ईयर में, या फिर इसमें कोई रिसर्च पेपर्स की सबमिशन वगैरह होनी चाहिए? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसने जो भी सिलेबस बनाया वी हैव टू फॉलो इट, और वो सिलेबस बड़ा अच्छा सिलेबस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कहाँ मना किया गया है कि आप स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ना पढ़ाएं? मसलन हम लोग बैंकिंग लॉज भी पढ़ा रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट के ऊपर, हम लोग कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज भी पढ़ा रहे हैं। आप फाइनल ईयर की बात कर रहे हो, मैं फर्स्ट ईयर से बात कर रहा हूँ। हम लोग तो 30 पेजेस की असाइनमेंट स्टूडेंट से बनवाते हैं, तो वो ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं। जिस रिसर्च पेपर की आप बात कर रहे हो वो एलएलएम लेवल की बात जरूर है, लेकिन अच्छे लॉ कॉलेजेस जो है वो तो पार्ट 1 से असाइनमेंट वर्क जो है वो बेसिकली वो रिसर्च पेपर है। सो ये फिर वही बात है, पहली बात को मैं रिपीट करूंगा कि अगर टीचर अच्छा है तो वो स्टूडेंट को रिसर्च पे लगाएगा, असाइनमेंट पेपर भी बनवाएगा, उसको चेक करके वापस भी करेगा, और उससे उसकी एनालिटिकल अप्रोच या उसका विजन जो है, या लॉ के मतलब उसकी असल अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा बेहतर तरीके के साथ डेफिनेटली हो रही है, बहुत अच्छे तरीके के साथ हो रही है। मैं बड़ा मुतमईन हूं इस बात। ठीक ठीक सर।
अच्छा, यहाँ से फिर मैं एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ जाना चाहूँगा। जो हम अभी, ये तो एकेडमिक्स की हमारी बात हो गई, तो इसमें अल्टीमेटली हमने एग्ज़ाम्स देने होते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम में हमें जो से क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी थ्योरेटिकल होते हैं, और इसमें लेंथ को काफ़ी मैटर करती है कि इतने लेंथ का होगा तो इतने मार्क्स आएंगे। तो लेंथ के अलावा क्वेश्चंस का जो सा स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए एग्जाम्स में? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जरा सलमान साहब चेक कीजिए पिछले कुछ सालों के यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के पेपर्स, वो सारे के सारे पेपर्स में प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो एग्जामिनेशन सिस्टम इन्होंने बहुत बेहतर कर लिया हुआ है, एंड आई मस्ट सैल्यूट टू द पीपल जो ये सिलेबस सारा बनाते हैं, कि अब क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम में उन्होंने प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, तो गाइड वाले खुद ब खुद फेल हो जाते हैं, और इसीलिए 36% से ज्यादा रेट नहीं आता सक्सेस का यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। और वो वही स्टूडेंट्स हैं जो गाइड पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं। सो डेफिनेटली प्रोपोजिशन बेस्ड होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं, पिछले सालों के पेपर उठा के देख लें, बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक, तो सर ये तो ऑलरेडी हमारी एक जर्नी होगी कि हमने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर ली, बट देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप पर्सनली क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को इससे भी बेहतर बना सकें? There is always room for the improvement, always room for the मैं सजेशन ये दूंगा कि जो लेटेस्ट केस लॉ है ना, उसको कंपलसरी अगर कर दिया जाए, इन सिविल प्रोसीजर कोड का क्वेश्चन है या दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ज़ाब्ता फौजदारी, ज़ाब्ता दीवानी, कानून शहादत, उसमें अगर कुछ मार्क्स रख दिए जाएं कि जो लेटेस्ट केस लॉ मेंशन करेगा उसके लिए एक्स्ट्रा इतने मार्क्स। जिस तरह किसी जमाने में मैट्रिक में हुआ करता था खुशखती के जी मार्क्स 10 नंबर खुशखती के, तो इस तरह अगर लेटेस्ट केस लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, मेरी हम्बल सजेशन ये है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि हर लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में सारे लॉ जर्नल्स जो हैं, एनुअल लॉ डाइजेस्ट से लेके बाकी जितने भी लॉ जर्नल्स हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। अगर लेटेस्ट केस लॉ आ जाए तो पाकिस्तान लॉ साइट से देख के या एनुअल लॉ डाइजेस्ट से देख के या बाकी जो लॉ जर्नल्स हैं, स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो है वो खुद बहुत करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कंसर्न क्वार्टर्स दे आर वर्किंग, आजकल तो वैसे ही कोरोना है, बट दे आर वर्किंग, वो सोए हुए नहीं है, दे आर वेरी मच कंसर्न कि जो लोग सिलेबस बनाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, दे आर वेरी मच कंसर्न वो केस लॉ वगैरह जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक ठीक, अच्छा, इसमें यहाँ पे आगे हम चलते हैं। तो एक लॉ क्लिनिक्स का सर कॉन्सेप्ट हम आजकल काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में देखा जा रहा है। तो लॉ क्लिनिक्स, सबसे पहले तो आप लॉ क्लिनिक के हवाले से हमें बता दें कि लॉ क्लिनिक्स बेसिकली होते क्या हैं? लॉ क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट मुझे अपनी बात समझाने में आसानी होगी। अमेरिका में और है और पाकिस्तान में और है। अमेरिका में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, दे कैन अपीयर, वो पेश हो सकते हैं, चलो उर्दू में बात कर लेते हैं, पेश हो सकते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और वो अपना बहस भी कर सकते हैं, केस आर्गू भी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उसके पीछे सीनियर बैठा हो जिसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस हो, ठीक है। अच्छा, वहां लॉ क्लिनिक्स है, मसलन फैमिली लॉ क्लिनिक है, सर्विस लॉ क्लिनिक है, क्रिमिनल लॉ क्लिनिक है, स्ट्रीट लॉ क्लिनिक है। तो जो लोग फीसें वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, लॉ स्टूडेंट्स जो हैं, वो उन लॉ क्लिनिक्स में जाते हैं, तो अपने टीचर्स की सुपरविजन में वो उन क्लाइंट्स को गाइड भी करते हैं, उनको हेल्प आउट भी करते हैं। यहाँ चूंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, तो पाकिस्तान में लॉ क्लिनिक्स से मुराद, हम लोगों ने कायदे आज़म लॉ कॉलेज में एक स्ट्रीट लॉ क्लिनिक, मसलन फंडामेंट, मैं एक मिसाल देता हूँ, बुनियादी हकूक या फंडामेंटल राइट्स पे वो लोग रिसर्च करके बुकलेट बनाते हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी।
پھر وہ ڈفرینٹ آبادیوں میں چلے جاتے ہیں, ڈفرینٹ اسکولس میں چلے جاتے ہیں, ڈفرینٹ کالجز میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں وہ اویئرنیس جو ہے نا وہ کرتے ہیں. سو لا کلینکس جو ہے وہ ایک ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے جو کہ آپ کو 3 چیزیں دیتا ہے. نمبر 1 ریسرچ کا موقع, نمبر 2 پریپریشن ود دا ریئل پروپوزیشنز, اور نمبر 3 آپ کا ایکسپوجر اور ویژن کہ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے ایک ریسرچ کر کے تو لا کلینکس جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں. لا کلینکس اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ 2 سال پہلے قائد اعظم لا کالج نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے ASU, ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی, ہمارا ان کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا تھا. میں خود ایک ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر کے لے کے گیا تھا امریکہ میں, ان کی فیکلٹی یہاں آئی تھی. تو اس میں لا کلینکس جو ہے نا وہ ایک مائل سٹون لا کلینک, ہم وہاں اسٹڈی کر کے ان کے لا کلینکس کو آئے تھے. پھر یہاں قائد اعظم لا کالج میں لا کلینک انٹروڈیوس کروایا گیا. میں پھر کہوں گا وہی بات سلمان کے 18 سوالوں کو کہ LLB کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ون آف دی ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجی لا کلینک ہے, اور ہر اچھے لا کالج میں یا اس کیمپس میں بھی ایک باقاعدہ لا کلینک اپ اسٹیئرز پہ وہ اسٹیبلش ہوا ہے. جو پریکٹسنگ لائرز ہیں پریفریبلی فائنل ایئر اسٹوڈنٹ. وائی فائنل ایئر اسٹوڈنٹ؟ بیکاز انہوں نے پروسیجرل لا پڑھا ہوتا ہے, CPC, قانون شہادت. تو وہ پھر اپنے ٹیچر کے سپرویژن میں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور لرننگ بائی ڈوئنگ جسے ہم کہتے ہیں, لرننگ کے بھی ڈفرینٹ موڈز ہیں نا, تو لرننگ بائی ڈوئنگ میں سے ایک چیز ماڈرن چیز وہ لا کلینک ہے. بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ, اس سے پہلے کیا ہوگا اگلا سوال کریں, I must appreciate کہ all your questions, I am very happy. All your questions are very, very important questions, very, very pertinent questions. And really, I must appreciate your homework کہ آپ نے بہت relevant questions جو ہیں وہ سارے سارے تھرو کر رہے ہیں, جو definitely help out کریں گے ان لوگوں کے لیے جو legal education میں آنا چاہتے ہیں. اور no doubt it is the best profession in the world. So thank you very much, Salman. Next question. تھینک یو سر. اچھا, یہاں پر میں یہ پوچھوں گا کہ لا کلینکس جب اتنا ہمارا ایک اچھا میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کا, اور ٹیچنگ میں ماڈرن ٹیکنیک بھی ہے ٹیچنگ کی, تو I don't think so کہ it is accessible to every student. Some of the students are chosen from the class. تو کیا یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہونا چاہیے, اور should it be made compulsory? You are right. You are right. دیکھیے, ہر اسٹوڈینٹس کی آپ کہہ لیں کہ پریورٹیز ڈفرینٹ ہے. کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ریسرچ سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں. موٹ کی آپ نے بات نہیں کی, موٹ کو آپ سمجھتے ہیں ایک اور ٹیچنگ میتھڈالوجی لا موٹس ہے, یعنی فرضی ٹرائل ہم لوگ کرتے ہیں, فرضی مقدمہ جو ہے نا اسٹوڈینٹس کو دیتے ہیں. اب کچھ اسٹوڈینٹس ہیں وہ ریسرچ سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کچھ موٹنگ کلب کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کچھ لا کلینکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اپرچونٹی ہم سب کو ہی دیتے ہیں. اچھا, کچھ ڈبیٹس میں آنا چاہتے ہیں. سو کو کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈفرینٹ سوسائٹیز یا ڈفرینٹ کلبز ہیں. اپرچونٹی سب اسٹوڈینٹس کے لیے ہے, لیکن وہ اپنے اپنے پیشن کے مطابق وہ پھر کالج آفس میں, کوآرڈینیٹر آفس میں کہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں آنا چاہتے ہیں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ سب اسٹوڈینٹس کو آنا چاہیے. جب ہم نے یہ لا کلینک شروع کیا تھا کئی سال پہلے, تو پہلے سال آئی ریمبر اونلی 10 اسٹوڈینٹس تھے, اور اس دفعہ ہمارے پاس جو ہیں وہ 100+ اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کے اپلیکیشنز نہیں, اور ہم نے ان کو انٹرٹین کیا. سو وہ 8 بجے سے رات 8 بجے تک وہ ہم لا کلینکس جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو اپرچونٹیز ہر ایک اسٹوڈنٹ کا رائٹ ہے اور اس کو ملنا چاہیے. اور اچھے کالجز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں کنسرن ہے, ڈیفینیٹلی ان کو اپرچونٹی ملتی ہے, ہمیں لینی چاہیے. یو آر ویری رائٹ, آئی ایم وتھ یو. ٹھیک سر. اچھا, آپ نے یہاں پہ لا موڈس اور ان کا ذکر کیا ڈفرینٹ سوسائٹیز کا, تو لا موڈ کو ہی سب سے پہلے لے لیتے ہیں.
लॉ मूड किस हद तक एक ओरिजिनल जो सी रियल प्रैक्टिस है उससे फेमिलियरिटी क्रिएट करती है स्टूडेंट्स के लिए? अगेन अनदर गुड क्वेश्चन. मॉक ट्रायल पहले इसको हम कहते थे, फर्जी मुकदमा, ठीक है जी, कि स्टूडेंट्स में से ही कुछ जजेस बन गए हैं, स्टूडेंट्स में से ही वकील सफाई बन गए हैं, स्टूडेंट्स में से ही वकील इस्तखासा बन गए हैं, और उसके बाद एक आर्गुमेंट से लेके एक प्रोपोजिशन में फॉर एंड अगेंस्ट बेस, इनके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी बुकिश नॉलेज के साथ साथ टू ब्लेंड इट, मिक्स करना विद द प्रैक्टिकल नॉलेज, ये उस एरिया में आएगा जिसको लॉ मूव्स कहते हैं. मोटिंग क्लब में अब बेशुमार अपॉर्चुनिटी पहले विद इन पाकिस्तान थी, अब जैसे लॉ मूव कंपटीशन में वो टीम सिलेक्ट करते हैं लोकली, उसके बाद उनको अमेरिका तक लेके जाते हैं. सो इस मॉडर्न एरा में अगर आप अच्छे लॉ कॉलेज में हैं और आपको वहां सीट मिल जाती है और आप मोटिंग क्लब का मेंबर बनते हो, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हो गई. एक तो आपने लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो सीखनी शुरू, और दूसरा डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वो जाके फिर हॉस्पिटल को विजिट करना भी शुरू हो जाता है. तो सेम, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कतई कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे. मैंने आपको एक मिसाल दी है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड वोटिंग इज वन ऑफ द मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजी. और पाकिस्तान में भी विदाउट नेमिंग एनी लॉ कॉलेज, हर अच्छा लॉ कॉलेज जो है वो लॉ बोर्ड करवा रहा है. स्टूडेंट्स को चाहिए उस कॉलेज में जाए जहाँ ये सारी एक्टिविटीज हो रही हो. तो दिस इज another new dimension in the legal profession in Pakistan. ठीक सर, तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि लॉ मूव्स वाकई काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें फेमिलियरिटी क्रिएट करती हैं. तो आपने इससे पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और क्लब्स और सोसाइटीज़ का भी जिक्र किया, तो उससे भी मैं एक सवाल आपसे पूछता चलूँ कि ये तो प्रूवन फैक्ट हो गया और स्टडीज़ भी हमें बताती हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको ग्रूमिंग में हेल्प करती हैं. तो अच्छे कॉलेजेस में इनफैक्ट ये सोसाइटीज़ पाई भी जाती हैं. तो पर अगर जनरली स्पीकिंग फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट, तो क्या हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि एट लीस्ट वन सोसाइटी ही मस्ट जॉइन इन द होल सेशन? जब वो करता है तो एक सोसाइटी लाजमी ज्वाइन करे वो. बिल्कुल, लेकिन वो सोसाइटीज को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है. मतलब वॉलीबॉल का क्लब या क्रिकेट क्लब नहीं, हॉकी क्लब नहीं, इट्स अ प्रोफेशनल कॉलेज, ठीक है. और इसमें रिसर्च सोसाइटी, मोटिंग क्लब, मोटिंग सोसाइटी, लॉ क्लिनिक्स, रिसर्च सोसाइटी, पहले हमें स्टूडेंट्स को पुश करना पड़ता था, मजबूर करना पड़ता था कि सोसाइटी में हिस्सा बने. अब पिछले चंद साल से जब अवेयरनेस, मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अब तो स्टूडेंट्स हमसे आके लड़ते हैं बाकायदा कि सर वो मेरे साथ वाले स्टूडेंट को तो आपने उस सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी दे दी है, मुझे क्यों नहीं दी. सो अब सूरत हाल 180 डिग्री पे टर्न हो चुकी है सलमान. अब हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी सोसाइटी का डेफिनेटली पार्ट है, और वो पूरे फोकस होकर अपने फ्यूचर में हमारे साथ 5 साल जो है वो गुजारता है, और एक अच्छा प्रोफेशनल बन के वो बाहर जाता है. ठीक, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द पब्लिक्स कमेंट्स, मैं फाइनल एक अपनी तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. उसके बाद हम पब्लिक के जिनसे हमें यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे शो में शामिल करेंगे. तो सर, ये जो सी हमने जितनी भी डिस्कशन की इसमें एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर और डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हमने बात कर ली, बट ओवरऑल जो सी लीगल एजुकेशन में हमारे सिस्टम में क्या आपको लगता है कि इसको कैसे और हम मजीद ओवरऑल सिस्टम को बना सकते हैं, लीगल एजुकेशन सिस्टम को? मेरे ख्याल में
winner is always who is one step ahead. Let me explain, please. एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो गया. देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने कब मना किया कि आप एडिशनल नए सब्जेक्ट्स ना पढ़ाएं. कुछ मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं 3 सब्जेक्ट्स का नाम ले लेता हूँ. साइबर स्पेस लॉज, यानी लॉज पर्टेनिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आप फाइनल ईयर स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं एज एडिशनल सब्जेक्ट. ठीक है. एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी टू डिसाइड योर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट रूम. का सिविल कोर्ट में जो है वो 20-20 साल लग जाते हैं, तो आप एक सालिस मुकर्रर करके, तो एडीआर एक बाकायदा सब्जेक्ट है, अब वो पढ़ा सकते हैं. देन क्लिनिकल लीगल स्टडी, यानी वो ये आप समझिएगा कि क्लिनिकल लीगल स्टडी टेक्निकल टर्म है जो शायद ऑडियंस को समझ में ना आए. क्लिनिकल लीगल स्टडी से मुराद ये है कि वही मूट, अच्छा इस तरह आईपी लॉज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, बैंकिंग लॉज है. ठीक है. अच्छा फिर प्लीडिंग्स एंड कन्वेंसिंग, वो अगर आप प्रेजेंट सिलेबस देखें तो वो सारे का सारा सिविल है. तो आप उनको अगर बेल एप्लीकेशंस या हाउ टू ड्राफ्ट क्रिमिनल अपील या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ाते हुए हाउ टू ड्राफ्ट अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 199, जिसको इस्लाम में रिट कहते हैं, रिट की एप्लीकेशन, ये एडिशनली हर अच्छा लॉ कॉलेज ये कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ हम कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर अच्छा लॉ कॉलेज जो है वो ये कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल में इंप्रूवमेंट इस तरह से आ सकती है कि ये जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनको एज एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए, तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे और वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल लॉयर के तौर पे काम करेगा. दोनों साइड्स पे, अगर उसने एज जज भी काम करना है तब भी, और अगर एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर भी काम करना है मेरी और आपकी तरह तब भी. तो मेरा ख्याल है ये नए सब्जेक्ट्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस डेफिनेटली होने चाहिए. ठीक सर. आई होप कि जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं वो जो ये सुन रहे हैं ये सजेशंस, वो इनको ज़रूर कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे ऑडियंस में से हमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन लेते चले. आयमा अवान अभी पूछ रही थी कि जैसे कि पाकिस्तान लॉ साइट है, इसी तरह का डिफरेंट जितने हमारे पास हैं लॉ साइट्स हैं जहाँ पे हमें केस लॉज का एक्सेस मिलता है, इनके लिए सब्सक्रिप्शन और ये हद तक होती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को इनका आइडिया भी नहीं होता. वो जब प्रैक्टिस में आते हैं तो तब इसकी सब्सक्रिप्शन उनको लेना याद आता है या फिर वो लेते हैं. तो उनका कहने का मकसद, सवाल जो ये मैं उनका इंटरप्रेट करूँ कि इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए कॉलेजेस की तरफ से साइट सब्सक्रिप्शन उनको साथ पैकेज में मिली. सलमान, सबसे पहले तो मैं आमना की बात का भी जवाब आ जाएगा. मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप किसी भी दिन कायदे आज़म लॉ कॉलेज में तशरीफ लाए ना, हमारी लाइब्रेरी में विजिट करें मुझे बताए बगैर. तो वहां जाकर देख लें कि पाकिस्तान लॉ साइट ओपन है या नहीं है. हम जब भी क्लासेस नई शुरू होती हैं तो हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, क्योंकि अनलाइक मुझे 2 मिनट दीजिएगा, अनलाइक मेडिकल प्रोफेशन एंड अनलाइक इंजीनियरिंग, उन्होंने एफएससी की होती है, उनकी बैकग्राउंड होती है. यहाँ किसने आईकॉम किया हुआ है, किसने एफए किया हुआ है, किसने साइंस पढ़ी हुई है, किसने आर्ट्स पढ़ी हुई है. तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम कोई 1 माह का स्टूडेंट्स को एक पेज पे लाने के लिए करते हैं. उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही हम उनको पाकिस्तान लॉ साइट जो है वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को वो बता देते हैं कि ये पाकिस्तान लॉ साइट है, आपको अवेलेबल है, फ्री एक्सेस अवेलेबल है, बट इन द कॉलेज कैंपस. तो पाकिस्तान लॉ साइट जो है और ये हर स्टूडेंट को बिल्कुल अवेलेबल है. और मैंने पहले कहा कि आप किसी तशरीफ लाइए और यहाँ जाके चेक कर लें. और कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान लॉ साइट के बगैर और लेटेस्ट रिसर्च बुक्स के बगैर आप क्लेम कर सकें
کہ آپ ایک اچھی ایجوکیشن جو ہے دے رہے ہیں. سوال پتہ نہیں ہوتا. پاکستان لا سائٹ چھوٹی سی بات ہے, بڑے عرصے سے ہمارے پاس, ناٹ اونلی پاکستان لا سائٹ. پاکستان لا سائٹ تو صرف پاکستان کی حد تک ہے. کچھ نوول پروپوزیشنز ہیں جہاں لوکل کیس لا اویلیبل ہی نہیں ہے, اس کے لیے کچھ فورن ویب سائٹس بھی ہیں, وہ بھی اویلیبل ہیں, اور اسٹوڈنٹ دے گیٹ بینیفٹ ڈیفینیٹلی. وہ زمانہ گیا, پرانی بات ہو گئی ہے, جو کچھ نہیں کر سکتا وہ لا کر لے اور آخر میں وہ رٹا مار کے پاس کر لے. اب لوگ بائی چوائس اس پروفیشن میں آئیں گے, اور آپ اس پروفیشن سے جو کشٹ کاٹ کے نکلے گا, وہ ایز اے جج اور ایز اے لائر ڈیفینیٹلی ہی ول پلے اے ویری گڈ اننگ, آئی ایشور یو. ٹھیک, یہاں پہ ہمارے ٹاپک سے پرٹیننگ تو نہیں ہے, بٹ شاہزیب حماد کا صاحبزادہ حماد کا کویشچن ہے کہ آفٹر کمنگ انٹو دا پریکٹس, جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو دے ایکسپیکٹ سم تھنگ ٹو گیٹ فائنینشیل بینیفٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ان کو اس حد تک نہیں ملتے یا ملتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو کچھ ایسی پیپلیج میں ان کو کچھ فائنینشیل ان کا اسٹائپنڈ ملنا نہیں چاہیے؟ حماد کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو شاید یہ ہے کہ یہ آج کے ڈسکشن کے یا جو بھی ہمارا انٹرویو کا ٹاپک ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے, میں اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں. یہ جواب شاید آپ کو اچھا نہ لگے, آپ سے مراد حماد اور باقی میرے فیوچر کولیگز, لیکن آپ جب 6 مہینے کی اپرینٹسشپ پیریڈ کرتے ہیں, اپرینٹسشپ ہم کہتے ہیں کہ ایل ایل بی کرنے کے بعد کسی سینئر کے ساتھ آپ نے 6 مہینے اس کو اسسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی, پھر وہ سینئر سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور آپ کو لائسنس ٹو پریکٹس ملتا ہے. اس پروفیشن میں اسٹوڈینٹس یا لا گریجویٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پہلے دن ہی لا فارمز ان کو پے کرنا شروع کریں. اس پروفیشن میں پہلے لرننگ ہے اور اس کے بعد ارننگ. اگر آپ 6 مہینے کی اپرینٹسشپ اچھے طریقے سے کر لو تو اور اس لا فرم میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دو, پروپوزیشن, ریسرچ, ٹھیک ہے, تو ہر اچھی لا فرم وہ اسٹوڈینٹس کو, اپرینٹس لائرس کو وہ پے کرتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ خود پہلے اس قابل تو ہو جاؤ نا. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پہلے دن سے ہی ایک لا فرم آپ کو ایک نئی کار بھی دے دے گی اور آپ کو پک اینڈ ڈراپ بھی دے دے گی اور آپ کو ایک اچھا خاصا سیلری پیکج بھی دے دے گی, جہاں آپ نے 16 سال یا اتنے سال پڑھا ہے, فیسیں پے کی ہیں, وہ 6 مہینے بھی لرننگ کے پروسیس کو حصہ ہے. ود اسمائلنگ فیس آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, اور اس کے بعد جو ہے آفٹر لرننگ then there is earning and then sky is the limit. جی جی, اچھا, یہاں پہ آئی ہوپ حماد کویشچن آنسر آپ کا سمجھ گئے ہوں گے, اور سیٹسفائڈ بھی ہوں گے, اور ضرور محنت بھی کریں گے آگے. اچھا, یہاں پہ میاں سہیل شعیب کا ایک کویشچن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پروسیجرل لاز ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی پی پی سی سبسٹانشیل لا, تو یہ ایکسٹرنل پروگرامز میں نہیں پڑھائے جاتے, موسٹ آف دا لا کالج میں یہ نہیں پڑھائے جاتے. تو جب وہ پریکٹس میں آتے ہیں تو ان کو اس کی ایسے نالج نہیں ہوتی, تو وہ پریکٹس میں کیسے ایڈجسٹ ہوں؟ You are very right جی, you are very right. میاں سہیل شعیب is جیسے کہتے ہیں نا, he is hitting bull's eye. Nothing wrong with external program, ٹھیک ہے, ہم بھی ایکسٹرنل پروگرام آفر کریں. باقی کالجز کا مجھے نہیں پتا, لیکن ہم نے اپنے بورڈ آف گورنرز, ہمارا بورڈ آف گورنر سارے کے سارے فارمر ججز آف ہائی کورٹ, ان کے ساتھ مل کے جو ڈیزائن کیا ہے, اس میں جو ایکسٹرنل والے سبجیکٹس ہیں وہ تو مینڈیٹری ہیں ہی ہیں, مثلا پارٹ 1 میں 4 سبجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر سال 5 پاکستانی لاس پڑھاتے ہیں, ضابطۂ دیوانی, ضابطۂ فوجداری,
قانون شہادت آرڈر, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. اور اب جو یہاں سے اسٹوڈنٹ جائے گا اس کو جا کے پاکستانی لاز نئے سرے سے نہیں پڑھنے پڑیں گے. ایکسٹرنل ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ ویری ویل اکوپڈ ہوگا کہ اس کو پاکستانی لاز پر بھی کمانڈ ہو. ایون ادروائز, فار دی انفارمیشن آف آل دی ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس, آئی ایم ٹیلنگ کہ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ایگزام بھی لینا ہے جن میں ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کا, اور وہ بھی ان 5 سبجیکٹس میں سے ہے. پہلے ہوتا تھا ایکسٹرنل والوں کو اسٹیٹ میں ڈگری لائسنس مل جاتا تھا, اب نہیں ہے. اب ان 5 سبجیکٹس کا جو ہے وہ ایگزام ہوگا. اگر وہ کوالیفائی کر گئے تو بجائے اس کے آپ نے ایکسٹرنل میں داخلہ لینا ہے, کسی ایسے لا کالج میں داخلہ لیں جہاں یہ سبجیکٹ پڑھائے نہیں جا رہے اور بعد میں آپ نئے سرے سے یہ سبجیکٹس پڑھیں, تو اس سے بہت بہتر نہیں ہے آپ ایسے لا کالج میں چلے جائیں جہاں آلریڈی یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ پڑھائے جا رہے ہیں. اور یہ سبجیکٹس جو ہیں ہم لوگ تو آفر کر رہے ہیں, مجھے باقی کسی لا کالج نہیں پتا, ہم لوگ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, پچھلے بیچ کو بھی پڑھائے ہیں, ادھر بھی پڑھائیں گے, ہمارے پاس فیکلٹی ہے, وہی اسٹرینتھ. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پی پی سی اور یہ سارے سبجیکٹ جو ہیں یہ ساتھ ساتھ پڑھانے چاہیے. اور اس کے بعد یہ ایکسٹرنل کا جو کینڈیڈیٹ ہے یا ڈگری ہولڈر ہے ہی کین پریکٹس ویل ان پاکستانی کورس. کیسے ہو سکتا ہے ہم اسے ایکسپیکٹ کریں, اس سے گلا کریں, اس کو پڑھایا ہی نہیں گیا ایک چیز, تو وہ کیسے بیل کرا کے آئے گا, کیسے وہ اسٹے آرڈر دے کے آئے گا, کیسے کیس آرگو کر کے آئے گا جب تک پاکستانی لاز نہیں اس کو. تو پاکستانی لاز شوڈ بی بلینڈڈ in the external program, and we are doing it. Our motto is legal education with a difference. We made a difference so far as University of Punjab program, and we will make the difference so far as the external program is concerned. ٹھیک. کوشچنس تو یہاں پہ بہت سارے آ رہے ہیں, کچھ تو آلریڈی ہمارے آنسر ہو گئے ہیں یہاں پر, تو میں سر یہاں پر اپنے پروگرام کو ریپ کرنا چاہوں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ویورز نے کافی زیادہ کچھ آپ سے سیکھا ہوگا, آپ کی سجیشنس سے پہ وہ عمل بھی کریں گے. Let's hope. تو Let's سر hope. تھینک یو ویری Good مچ luck. فار بینگ آن دا شو سر. It's been an Good honor, luck, sir. Salman. Good luck. Appreciate Good luck to all the future lawyers and judges. My best wishes. My best wishes. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. اوکے ویورز, تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. مسٹر نفیر ملک صاحب کو, جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی ہیں, اور انہوں نے ہمیں کافی اس میں سجیشنس دیں, ہمارے سوالات کے جواب دیے, ہماری آڈینس کے سوالات کے جواب دیے, اور انشاءاللہ ایک اور بہترین سے ٹاپک, ایکسائٹنگ ٹاپک کے ساتھ ہم نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سو مجھے سلمان احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.